Hello students, this is Devraj and I welcome you all to my YouTube channel eYouTube English. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 10th. This is chapter 4 in your first flight book and the title is From the Diary of Anne Frank. तो यहाँ पे एन फ्रैंक नाम की एक छोटी सी 16 साल की गर्ल थी जो कि जुइस की रहने वाली थी, जर्मन गर्ल थी। और जब जर्मनी में नाजीज़ का पावर आया था, जब उन्होंने पूरे जर्मनी को टेक ओवर कर लिया था, उस टाइम पे इन्होंने जो भी कुछ देखा वो सारी चीज़ें इन्होंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी अपनी एक डायरी में। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से लिखा हुआ ये एक्सट्रैक्ट है आपके बुक में। तो यहाँ पे बिफोर यू रीड कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है इस चैप्टर के लिए। एनालिस मैरी एन फ्रैंक। तो एनालिस मैरी एन फ्रैंक, ये पूरा नाम है एन फ्रैंक का। 12 जून 1929 इनका जो बॉर्न हुआ था वो 1929 जून में हुआ था और डेट था 12। और ये डेथ की थी 1945 में फेब या मार्च के मंथ में। Was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during German occupation of the Netherlands World War II। तो ये एक जर्मन गर्ल है, इनकी जो जन्म हुआ है वो जर्मन गर्ल है और ये जूइस ट्राइब को बिलोंग करती है। तो ये और इनकी पूरी फैमिली साथ में इनके 4 फ्रेंड्स एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे तब जब जर्मनी में वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था इस ट्राइब के लोगों को। तो इस वजह से ये इनकी फैमिली और इनके साथ इनके 4 फ्रेंड्स जो कि छुप के रह रहे थे एम्स्टर्डम में। Her family had moved to Amsterdam after Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazis occupation extended into Netherlands। तो जब नाजिस जब पावर में आया तब इनकी जो फैमिली थी, एन फ्रैंक की जो फैमिली थी, वो एम्स्टर्डम में मूव करके चली गई। लेकिन वहाँ पे भी जाके ये ट्रैप कर गई, वहाँ पे भी जाके फंस गए। तब जब नाजिस का जो पावर था, उनकी जो ऑक्यूपेशन थी वो एक्सटेंड होते चली गई और एक्सटेंड होके वो नीदरलैंड तक पहुंच गई। उनकी पावर एक्सटेंड होके नीदरलैंड तक भी चली गई। एज परस्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो क्योंकि जो जूइश गर्ल थे, जो जूइश के ट्राइब के जो लोग थे, उन सबको बहुत ज़्यादा मारा जा रहा था, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। तो इस वजह से जितने भी वहाँ की पॉपुलेशन थी, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग जो थे एन फ्रैंक के, वो सब के सब चले गए ऑफिस के बिल्डिंग में, इनकी फादर के ऑफिस के बिल्डिंग में। इनके फादर का नाम है ओटो फ्रैंक। और उनके बिल्डिंग में जाके वहाँ छुप के रहने लगे। और उस समय जो रह रहे थे तो उसकी जो ईयर थी वो 1942 की थी। तो यहाँ पे एक मेरे को कैरेक्टर नया मिला है जो है ओटो फ्रैंक, और ये ओटो फ्रैंक जो है वो एन फ्रैंक के फादर है। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, अब इसी तरह से 1942 से 2 साल तक ऑफिस के बिल्डिंग में ही छुपे रहे, यानी 1944 तक। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एंड डाइड by typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। इन लोगों को इनके फादर के ऑफिस के बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा बिट्रे किया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा गया, बहुत ज़्यादा धमकी दिया गया, बहुत टॉर्चर किया गया। उसकी वजह से इन लोगों को फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया कंसंट्रेशन कैंप में। और वहाँ पे एन फ्रैंक की डेथ हो गई टाइपस नाम की एक बीमारी से। और उसके कुछ दिन के बाद ही उनकी सिस्टर जिनका नाम है मार्गोट फ्रैंक, उनकी भी डेथ हो गई। तो यहाँ पे एक और कैरेक्टर मेरे को मिला है जो है मार्गोट फ्रैंक, और ये एन फ्रैंक की सिस्टर है। ओटो फ्रैंक एन फ्रैंक के फादर हैं। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। तो जो इनके ग्रुप में, इनकी फैमिली में जो लोग थे उनमें से सिर्फ एक ही बचे थे, वो थे इनके फादर ओटो फ्रैंक। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, जो कि वापस से एम्स्टर्डम में आ गए तब जब वॉर जो थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, वो ख़त्म हुई। तो ये वापस से एम्स्टर्डम आ गए टू फाइंड डैट हर डायरी हैज़ बिन सेव्ड। और वहाँ आकर इन्होंने देखा कि उनकी डायरी, यहाँ पे जो ये एन फ्रैंक को ही रेफ़र कर रहा है, तो एन फ्रैंक की डायरी को देखा उन्होंने जो कि बहुत सेफ था वहाँ पे। कन्विंस्ड दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ
द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो जब उन्होंने, उनकी फादर ने एन फ्रैंक की डायरी पढ़ी तो वो बहुत ज़्यादा कन्विंस हुए इस डायरी को पढ़ के, और उन्होंने सोचा कि ये एक बहुत यूनिक रिकॉर्ड बनाएगा। उन्हें इस डायरी से इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, इतना ज़्यादा उन्हें अच्छा लगा कि उन्होंने इसके लिए एक्शन लेने का चाहा और फिर इसे पब्लिश करवा दिया। और जो पब्लिश करवाया वो किस नाम से पब्लिश हुआ? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये इस द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम के नॉवेल से लिया गया है, इसलिए यहाँ पे चैप्टर में लिखा हुआ था फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एन फ्रैंक की डायरी से। यहाँ पे जो यंग गर्ल है, ये यंग गर्ल एन फ्रैंक ही है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1929 टू 1945 है, मतलब ये 16 साल की ही थी, उसी समय इनका डेथ हो गया था। तो इस वजह से बहुत कम एज की थी, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे डायरी का नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये एक नोवेल है जो कि क्लास 10th में पढ़ना था, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बट पहले ये सप्लीमेंट्री बुक था। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। तो ये जो डायरी है जिसमें इन्होंने अपनी पूरी इवेंट लिखी वो इनके बर्थडे पे दिया गया था, 13th बर्थडे पे दिया गया था एन फ्रैंक को उसकी फादर के द्वारा। और उसमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल इवेंट लिखी, वो सारी इवेंट लिखी जो इन्होंने देखा था, जो इन्होंने महसूस किया था, वो सारी चीज़ों को इन्होंने लिखा। और उसकी जो एंट्री थी डायरी की वो 12 जून 1942 से स्टार्ट थी और ये 1 अगस्त 1944 तक थी। तो यहाँ से यहाँ तक ही इन्होंने बस एंट्री करा उस डायरी में। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read book। तो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने पब्लिश करा था तो इसको तो डच लैंग्वेज में लिखा गया था जो कि इनका ओरिजिनल लैंग्वेज था। ओरिजिनली इस बुक को पब्लिश डच लैंग्वेज में ही कराया गया था, लेकिन इस बुक को इतना ज़्यादा प्यार मिला, लोगों ने इसे इतना ज़्यादा पढ़ा कि बाद में आगे चल के इसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दिया गया और ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला बुक बना। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। तो इस डायरी पे बहुत सारे फिल्म्स भी बन चुके हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शन भी बन चुके हैं और बहुत सारे ओपेरास भी बन चुके हैं जो कि इस डायरी के बेसिस पे बना है। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of life। अब ऐसा था क्योंकि जो एन फ्रैंक है वो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही करीब से देखा था नाजीज़ के टॉर्चर को, तो इस वजह से इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है। तब जब नाजीज़ की जो ऑक्यूपेशन थी, जो वो किए थे, जिस तरह से वो जूइस को टॉर्चर कर रहे थे, जिस तरह से वो उन्हें परेशान कर रहे थे, उन्हें मार रहे थे, उनकी पॉपुलेशन को कम कर रहे थे, तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन इन्होंने अपनी डायरी में दिया और बहुत ही मैच्योरली दिया है। मतलब अपने एज से ये बहुत ही बड़े की तरह डिस्क्रिप्शन दिया है। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim, Holocaust eye victim। तो जैसा कि इन्होंने जूइस को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा था, जूइस को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे थे नाजीज़ लोग, तो उसकी ये आई विक्टिम थी। इन्होंने बहुत ही करीब से देखा था उनके टॉर्चर्स को और इस वजह से इन्होंने अपनी डायरी में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करा है उस चीज़ को और बहुत मैच्योरली करा है। तो हम इस चैप्टर में आते हैं। ये आपका पूरे इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम चैप्टर में आ रहे हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। यहाँ पे जो मी रेफर कर रहा है ये एन फ्रैंक को ही कर रहा है। तो एन फ्रैंक के लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था जब वो डायरी लिख रही थी, अपना डायरी लिखना स्टार्ट करी थी। नॉर्मली ये सबके लिए होता है, जब हम फर्स्ट टाइम डायरी लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होता है, बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता है। तो इनको भी बहुत अजीब लग रहा था जब इन्होंने अपनी डायरी को लिखना शुरू किया। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, और ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि इन्होंने आज से पहले कभी भी ऐसा लिखा नहीं था, डायरी लिखा नहीं था आज से पहले। तो ऐसा नहीं था कि इस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर और नीदर आई नॉट एनी वन एल्स विल इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 years old स्कूल गर्ल। म्यूजिंग्स का मतलब होता है थाउट्स, उनके विचार, सोच।
तो यहाँ पे कह रही है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में आगे चल के ना मुझे खुद इंटरेस्ट रहेगा अपनी पास्ट की चीज़ों को पढ़ने में, अपनी डायरी को उठा के, ना किसी दूसरे को इंटरेस्ट रहेगा मेरी जो भी सोच है, जो भी मेरे विचार है उसको पढ़ने के लिए। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि एक 13 इयर्स ओल्ड लड़की जो कि स्कूल गर्ल है उसके विचार को पढ़ना, उसके म्यूजिक्स को पढ़ना। तो इस वजह से एन फ्रैंक को डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लग रहा था, क्योंकि ये आगे चल के खुद भी उस डायरी को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होती, ऐसा इन्हें लग रहा है। ओह वेल इट डजंट मैटर, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे लिखना चाहिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट का मतलब है कि इनके दिल में जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, उसे बाहर निकाल दें। यहाँ पे चेस्ट, हार्ट और माइंड को रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे कह रही है एन फ्रैंक कि मैं डायरी लिखना चाहती थी इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी इसकी। मेरे चेस्ट में, मेरे दिल में बहुत सारे ऐसे बोझ हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं लिखना चाहती हूँ, किसी से शेयर करना चाहती हूँ। और इसलिए इन्होंने अपनी इस चीज़ को शेयर करने के लिए डायरी का सहारा लिया। इन्होंने डायरी को लिखना शुरू करा। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। और फिर ये आगे कहते हैं कि पेपर के पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों के कंपैरिजन। पेपर को अगर हम कुछ भी बोलेंगे तो वो बार बार लिखाता जाएगा उस पर, वो बदले में कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी लोग को अपनी बातें बताएंगे, अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे और बार बार करेंगे तो वो इरिटेट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहा है कि पेपर के पास पेशेंस ज़्यादा होता है लोगों के कंपैरिजन। वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। लिस्टलेस का मतलब होता है विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, बिना किसी एनर्जी के या बिना किसी इंटरेस्ट के, बहुत ही बोरिंग बैठे रहना। तो यहाँ पे ये कह रही है कि ये चीज़ें इनके दिमाग में तब आई, उन दिनों आई, ये चीज़ें उनके दिमाग में उन दिनों आई तब जब ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। ये घर में अकेले बैठी थी और अपने चिन पे हाथ रख के बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा बोर थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेस। और इस वजह से इन्होंने सोचा कि मैं डायरी का सहारा लेती हूँ, क्योंकि इनके पास और दूसरा कोई काम नहीं था। और ये भी सोच रही थी तब कि मुझे घर के अंदर रहना चाहिए या घर के बाहर जाना चाहिए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। तो फाइनली एन फ्रैंक ने वहीं रही जहाँ पे कि ये थी, मतलब ये अपने घर में ही रही, बाहर नहीं गई। Brooding, yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff back-end notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Brooding का मतलब होता है गहरी सोच में। तो ये बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में डूबी हुई थी और ये सोच रही थी कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है, वो ज़्यादा धैर्य से हमारी बातों को सुन सकता है। हम जो चाहें अपने फीलिंग्स को पेपर में जितनी बार चाहें, जितने डिटेल में चाहे उतनी डिटेल में लिख सकते हैं। और उसके बाद इन्होंने प्लान करा कि मेरे पास एक स्टिफ्ड बैक नोटबुक है। ग्रैंडली का मतलब होता है प्राउडली, जो कि इन्हें उस नोटबुक पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड है और जिसको हम डायरी कहते हैं। प्राउड इन्हें इसलिए है क्योंकि वही नोटबुक में ये अपनी डायरी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, अपनी लाइफ की सारी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। और इस वजह से इन्हें कह रही है कि मुझे अपने नोटबुक पे, जो कि डायरी है, जिसकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा स्टीफ है। आपने देखा होगा जो बैक होती है नोटबुक की, जो कवर होती है आगे के और पीछे के, वो बहुत ज़्यादा स्टीफ होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि जिसकी बैक बहुत ज़्यादा स्टीफ है और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है, क्योंकि वो मेरा एक रियल फ्रेंड बनेगा। ये डायरी ही मेरी एक रियल फ्रेंड बनेगी और इसमें कुछ खास डिफरेंस भी नहीं होगा। एक रियल फ्रेंड में और एक डायरी में कुछ खास डिफरेंस शायद नहीं होगा, ऐसा एन फ्रैंक का मानना। और फिर इनका ये भी मानना है कि पेपर के पास पेशेंस भी ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा धैर्य से, ज़्यादा डिटेल्स में सारी चीज़ों को, अपनी सारी फीलिंग्स को लिख सकते हैं। और इसलिए उन्होंने एक रियल फ्रेंड के तौर पे अपनी डायरी का सहारा लिया। Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब ये कह रही है कि मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ, सीधे मुद्दे की बात करती हूँ, और वो ये है कि मैं डायरी को फर्स्ट प्लेस पे रखना चाहती हूँ, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहती हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास कोई भी फ्रेंड नहीं है, तो ये अपने डायरी को एज अ फ्रेंड रखना चाहती है।
लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और अब इस चीज़ को और ज़्यादा ये क्लियर कर रही है और अच्छे से बता रही है कि क्यों ये अपनी डायरी को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, फर्स्ट पेज पे रख रही है। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 years old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा है कि कोई भी इस बात पे भरोसा नहीं करेगा कि एक 13 साल की जो लड़की है वो पूरी तरह से इस दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, क्योंकि एक 13 साल की लड़की के सारे फैमिली होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं, उसकी पूरी फैमिली होती है, उसके केयर करने के लिए, उसका ध्यान रखने के लिए उसके मम्मी पापा होते हैं, उसके पेरेंट्स होते हैं। तो इसलिए कह रही है कि कोई भी ये बात को नहीं मानेगा कि एक 13 साल की लड़की अकेले है। और फिर आगे एन फ्रैंक कह रही कि हाँ ऐसा ही था, मैं अकेले नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16 years old सिस्टर। तो ये कह रही कि मेरे एक लविंग पेरेंट्स थे, मेरे फादर और मदर थे जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी एक 16 years old की सिस्टर थी, बहन थी, जिसका नाम मैंने आपको बताया, मार्गोट फ्रैंक था नाम। एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग ऐसे थे जिन्हें ये अपना दोस्त बुला सकती थी। आई हैव अ फैमिली, और इनकी एक फैमिली थी जिसमें एक लविंग आंट थी एंड अ गुड होम, और इनका एक अच्छा सा घर भी था। तो इनके पास ये सब कुछ होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा अकेला फील करती है, बहुत ही लॉनली फील करती है, और इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, क्योंकि अब इन सब के साथ ये अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रही है, तो इनको कुछ ऐसा चाहिए, कोई ऐसा फ्रेंड चाहिए जिनके साथ ये अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। तो क्योंकि इनके पास अभी ऐसा कोई फ्रेंड है नहीं, तो इन्होंने डायरी का हेल्प लिया एज अ रियल फ्रेंड, एज अ ट्रू फ्रेंड। नो ऑन द सरफेस, अब ऑन द सरफेस यहाँ पे रेफर कर रहा है ऑन दैट अर्थ, इस पूरे धरती पे जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, तो ये कह रही कि नहीं, इस अर्थ पे जहाँ पे रह रही है, जिस शहर में रह रही है, वहाँ पे सब कुछ है इनके पास, सारा कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। सिर्फ एक सच्चे दोस्त के अलावा इनके पास सब कुछ है। इनकी एक अच्छी फैमिली है, लविंग पेरेंट्स हैं, एक छोटी सी सिस्टर है जिनका एज 16 years old की है, 30 ऐसे लोग हैं जिसे ये अपना दोस्त बुला सकती है, अपना रिलेटिव बुला सकती है, लविंग आंट है, एक अच्छा घर है। लेकिन इन सब के बाद भी इनके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। बाकी इसके अलावा इनके पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। और ये सोचती है कि मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, अभी इनके पास जितने भी फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ जब ये रहती है तो वो बहुत ही अच्छा टाइम होता है। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग्स। लेकिन ये जो है, ये सब कुछ तो नहीं बता सकती है अपने दोस्तों के साथ, वो अपनी इनर फीलिंग्स जो है उसे शेयर नहीं कर सकती, अपने दिल की बात नहीं बता सकती है। लेकिन हाँ, हर दिन की जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जो साधारण सा चीज़ें हैं, जो हर दिन होता है इनके साथ, वो सारी चीज़ें ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और हम लोग की प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक दूसरे के क्लोज नहीं जाते, उतने करीब नहीं, एक दूसरे से उतने ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है कि ये अपने इनर फीलिंग्स को शेयर कर सके। और ये एक प्रॉब्लम है एन फ्रैंक के साथ। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कन्फाइड का मतलब होता है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। ऐसे लोगों के साथ अपने पर्सनल फीलिंग्स को, अपने प्राइवेट थिंग्स को शेयर करना, अपनी चीज़ों को बताना जिस पे हम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो एन कह रही है कि हो सकता है कि ये मेरी ही फॉल्ट है कि हम किसी से कन्फाइड नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, और इसमें एन की खुद की गलती है, ऐसा एन का मानना है। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। और फिर कह रही है कि कुछ भी हो, चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, कुछ बदलने नहीं वाला है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। और दुर्भाग्य बस ऐसा है कि ये चीज़ें चेंज भी नहीं होने वाली, क्योंकि इनकी ये नेचर है कि ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को बहुत कम ही ऐसा होता है कि वो किसी से शेयर कर पाते हैं। तो एन फ्रैंक अपनी फॉल्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट करी और कहती है कि ये मेरी ही गलती है कि मैं चीज़ों को बदल नहीं सकती और चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, मैं किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकती। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और इसी वजह से, यही रीज़न की वजह से इन्होंने अपना डायरी लिखना स्टार्ट करा, और जो आगे चल के वर्ल्ड का बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नोवेल बना। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल डू। जॉट डाउन, राइट डाउन। तो इनका ये जो डायरी है, ये सबसे ज़्यादा अवेटेड फ्रेंड था, लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था, जिसका बहुत सालों से, बहुत टाइम से ऐसे फ्रेंड का इंतज़ार था जो कि इनके इमेजिनेशन में था। तो उस
फ्रेंड के साथ ये ऐसी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहती है, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं लिखना चाहती है जो कि नॉर्मली लिखते हैं, अपनी जो इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में जो लिखते हैं, तो वो सारी कॉमन चीज़ें ये नहीं लिखना चाहती है अपने इस डायरी में, क्योंकि ये इसको बहुत अच्छा फ्रेंड मानती है। और क्योंकि ये बहुत अच्छा फ्रेंड अगर मानती है तो इसके जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उसे वो सारी कॉमन चीज़ें पता होंगी जो कि इनके लाइफ में चल रहा है। लेकिन जो इनकी हार्ट की बातें हैं, जो इनर फीलिंग्स है इनकी, उस चीज़ को ये सिर्फ लिखना चाहते हैं। नॉर्मल लोग जैसे करते हैं वैसे ये लिखना नहीं चाहते अपनी डायरी में। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, और इसलिए चाहते हैं कि मैं अपनी इस डायरी को एज अ फ्रेंड ट्रीट करूं। मैं जैसे अपनी फ्रेंड से बात करूंगी, अगर कोई लाइफ में इनके होता ट्रू फ्रेंड, तो जिस तरह से उसके साथ अपनी ये फीलिंग्स को शेयर करती है, अपने इनर फीलिंग्स को शेयर करती है, वैसे ये अपने इस डायरी के साथ शेयर कर रही है। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और क्योंकि ये अपने डायरी को एज फ्रेंड मानती है तो ये अपने फ्रेंड का नाम भी रखी है, मतलब कि अपने डायरी का नाम भी रखी है और इसका नाम है किटी। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रखा है, तो इसको मैं बता देता हूँ इसकी, और इसके आंसर आप लोग ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। ऐसा क्या चीज़ था जिसकी वजह से डायरी जो लिखना था वो एन फ्रैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। तो मैंने आपको बताया था कि किस चीज़ की वजह से इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगता था डायरी लिखना, तो इसका आंसर वो हो जाएगा। नंबर 2 कह रहा है, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एन एक डायरी रखना क्यों चाहती थी, क्या ज़रूरत पड़ गई एन को कि वो डायरी लिखना चाहती थी। नंबर 3 है, वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल। कन्फाइड का मतलब मैंने आपको बताया था, अपनी जो इनर फीलिंग्स है, जो प्राइवेट फीलिंग्स है, जो बातें हैं, उसको शेयर करने को कहते हैं कन्फाइड। तो एन ऐसा क्यों सोचती है कि वह अपने डायरी के साथ ज़्यादा कन्फाइड कर पाएगी, अपने फीलिंग्स को अच्छे से शेयर कर पाएगी इन कंपैरिजन की लोगों के साथ। तो इसके आंसर भी मैंने आपको बता रखा है ऊपर में। बाकी इसके आंसर्स मैं नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के दे दूँगा। अभी चैप्टर में आते हैं। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब यहाँ पे एन कह रही है कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि मेरे इस किटी में लिखे हुए वर्ड्स को समझ पाएगा तब तक जब तक कि ये अपनी एक इंट्रोडक्शन ना दे। प्लंज राइट इन का मतलब डायरेक्टली राइट इन। तो डायरेक्ट अगर ये अपने लाइफ के बारे में लिखना शुरू कर दे, जो भी इनके साथ हुआ है वो सारी चीज़ें ये शेयर करना शुरू कर दे, अपने इनर फीलिंग्स को शेयर करना शुरू कर दें, तो उस चीज़ को कोई भी समझ नहीं पाएगा, ना कोई इंटरेस्ट लेगा इनकी डायरी को पढ़ने में। इसलिए इन्होंने डिसाइड करा कि मैं एक ब्रीफ स्केच डालूंगी सबसे पहले अपने लाइफ का, जो कि इन्हें डालना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ना पसंद होते हुए भी इनको ये चीज़ करना पड़ रहा है ताकि लोग समझ पाए और पढ़ने में इंटरेस्ट ले। तो यहाँ पे ये एन फ्रैंक अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही है जो कि अपने लाइफ के बारे में दे रही है। यहाँ पे बताती है कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। तो इनके जो फादर थे, ये आज तक इनके जैसा फादर आज तक इन्होंने नहीं देखा। इनके फादर सबसे ज़्यादा एडोरेबल फादर थे इस पूरे वर्ल्ड में। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। और इन्होंने इनकी मदर से तब तक शादी नहीं करी जब तक इनकी एज जो 36 की नहीं होगी, और तब इनकी मदर की एज जो थी वो 35 थी। यहाँ पे जो ही रेफ़र कर रहा है ये ओटो फ्रैंक को रेफ़र कर रहा है जो कि इनके फादर हैं, और शी जो रेफ़र कर रहा है ये इनकी मदर को रेफ़र कर रहा है, एन फ्रैंक की। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। 1926 में फ्रैंकफर्ट में, जो कि एक जर्मनी का शहर है, वहाँ पे मार्गोट फ्रैंक जो कि एन फ्रैंक की बहन है, उनका जन्म हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। और यहाँ पे जो आई है ये आई रेफ़र कर रहा है एन फ्रैंक को, तो एन फ्रैंक की जन्म हुई 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और ये फ्रैंकफर्ट में ही रही तब तक जब तक कि इनकी एज 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर इमाइग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इमाइग्रेटेड का मतलब होता है कि अपने शहर को छोड़ के या अपने देश को छोड़ के हमेशा के लिए दूसरे देश में रहने के लिए सेटल हो जाना, रहने के लिए चले जाना, उसको बोलते हैं इमाइग्रेटेड। माइग्रेटेड का मतलब होता है कि एक देश से दूसरे देश में जाना, फिर वापस से अपने ही देश में आ जाना, तो उसको बोलते हैं माइग्रेट। लेकिन इमाइग्रेट मतलब परमानेंटली वहीं पे सेटल हो जाना। तो जो इनके फादर थे वो हॉलैंड में सेटल हो गए 1933 में। फ्रैंकफर्ट से, जर्मनी से निकल के ये हॉलैंड सेटल हो गए और ये परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो गए। माई मदर एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक। तो अब जो इनकी मदर का नाम है वो है एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक। वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। जो कि हिम यानी कि इनके फादर के साथ ही चली गई हॉलैंड सितंबर के महीने में। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू आंचेन टू स्टे
विद आवर ग्रैंड मदर। और जबकि मैं और मेरी जो बहन मार्गरेट फ्रैंक थी उन्हें भेज दिया गया आंचेन में, जो कि एक जर्मनी में छोटा सा शहर है, तो वहाँ पे भेज दिया गया इनकी दादी माँ के साथ रहने के लिए। और इनके फादर और इनके मदर, इनके पूरे पेरेंट्स सेटल हो गए हॉलैंड में। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब मार्गरेट भी दिसंबर के टाइम में, दिसंबर के महीने में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके बाद मैं यानी कि एन फ्रैंक फरवरी में वहाँ पे चली गई हॉलैंड में। व्हेन आई वॉज प्लंज्ड डाउन पुट डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। और मुझे वहाँ पे ले जाया गया था एज अ बर्थडे प्रेजेंट, मतलब कि जन्मदिन के लिए गिफ्ट के तौर पे ले जाया गया था। और वो जन्मदिन किसका था? मार्गरेट, यानी इनकी सिस्टर का जन्मदिन था। तो तब इन्हें टेबल पे ले जाके रखा गया था एज अ बर्थडे प्रेजेंट, इनकी बहन को गिफ्ट किया गया था एन फ्रैंक को। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है अपने लाइफ के बारे में, ताकि लोगों को डायरी को में पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए। अब आगे कह रहे हैं, आई स्टेटेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो सबसे पहले जब ये हॉलैंड में गई तो वहाँ पे जाके इन्होंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करा। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और ये वहाँ पे तब तक रही जब तक कि 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और जब ये 6 साल की हो गई तो उसके बाद इन्होंने फर्स्ट फॉर्म में एडमिशन कराया। फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट क्लास में, क्लास 1 में इनकी एडमिशन कराई गई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। और जब ये 6th फॉर्म में गई, यानी कि जब ये क्लास 6 में गई, तब इनकी जो टीचर थी, यानी क्लास टीचर थी, वो थी मिसेस क्यूप्रस। और यही मिसेस क्यूप्रस ही इनके स्कूल की प्रिंसिपल भी थी, हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब इनकी साल ख़त्म हुई, जब इन्होंने स्कूल छोड़ने का टाइम आया, ये 6th क्लास तक पढ़ी, और हो सकता है कि इनकी जो एडमिशन है वो दूसरे स्कूल में कराना होगा, तो इस वजह से वी बोथ, वी यहाँ पे रेफर कर रहा है मिसेस क्यूप्रस को और एन फ्रैंक को। तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, और इन दोनों का जो अपार्ट हो रहे थे, एक दूसरे से अलग हो रहे थे, दूर जा रहे थे, इस वजह से ये लोग दोनों इमोशनल हो गए थे। दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे और इनकी हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल हुई। आंखों से आंसू आ रहे थे, और ये आंसू तब आ रहे थे जब इन्होंने सुना कि इनकी फेयरवेल होने वाली है। 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। अब समर का महीना था और साल था 1941 का, तो उस टाइम पे इनकी जो ग्रैंडमा थी वो बीमार हो गई, और बीमार होने की वजह से इनका एक ऑपरेशन कराया गया। और ऑपरेशन की वजह से ही, क्योंकि इनकी ग्रैंडमा बीमार हो गई थी, तो उसी बीच एन फ्रैंक की बर्थडे का डेट आ गया। और क्योंकि इनकी जो ग्रैंडमा थी वो बीमार थी, तो इस वजह से इनकी जो बर्थडे की सेलिब्रेशन हुई वो बहुत थोड़ा सेलिब्रेशन हुआ, बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हुआ, हल्की सी थोड़ी सी सेलिब्रेशन किया गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और 1942 में ग्रैंडमा जो इनकी दादी थी उनका डेथ हो गया जनवरी के महीने में। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। और ये बात को कोई भी नहीं जान सकता है कि कितना ज़्यादा एन फ्रैंक अपनी दादी के बारे में सोचती है, जबकि उनका डेथ हो गया, फिर भी कितना ज़्यादा उनके बारे में सोचती है, और आज भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये बात कोई भी नहीं समझ सकता है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और अब उसके बाद जब 1942 का ईयर आया, तो इस साल जो इनका बर्थडे का सेलिब्रेशन था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड हुआ। इनके बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया गया, और इनके केक पे और सबके कैंडल के साथ इनकी दादी माँ के नाम का भी कैंडल एक लीट किया गया, एक जलाया गया, उस पर प्लेस किया गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि एन फ्रैंक कितना ज़्यादा प्यार करती है अपनी दादी माँ से, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है इनकी दादी माँ और इनके बीच, कि इनके ना होने के बाद भी इनके नाम का कैंडल इनके बर्थडे केक पे जलाया जा रहा है। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। अब यहाँ पे 4 of us है, इनकी फादर, मदर और इनकी सिस्टर और एन फ्रैंक खुद। तो ये 4 लोग बहुत ही अच्छे से जी रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलोमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और उसके बाद ये आज के डेट पे चले जाते हैं, जो कि 20 जून 1942, मतलब जिस दिन से इन्होंने डायरी लिखना शुरू करा है उस डेट पे आ जाती है, जो कि इनके डायरी का बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन था। सोलोमन डेडिकेशन का मतलब होता है जब से ये अपने डायरी को लिखना स्टार्ट करी है। यहाँ पे इसके बाद फिर से एक ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, जिसके हिंदी में आपको अभी बता दे रहा हूँ, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इन सबके
आंसर्स भी शेयर करूँगा। इससे पहले मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसकी आंसर खुद से ट्राई करो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाई डज एन प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एन ने अपने लाइफ की एक छोटी सी स्केच, छोटी सी इंट्रोडक्शन क्यों प्रोवाइड कराया अपनी डायरी में। तो इसको भी मैंने बता रखा है क्यों प्रोवाइड कराया, इसके आंसर आप ट्राई करना। नंबर 2 कह रहा है, व्हाट टेल्स यू दैट एन लव्ड हर ग्रैंडमदर। ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे ये पता चलता है कि एन अपने ग्रैंडमदर से बहुत ही ज़्यादा प्यार कर। अब नेक्स्ट आते हैं इस डायरी में। यहाँ पे से एन की जो डायरी है वो स्टार्ट हो रही है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जो डायरी एंट्री होती है तो डायरी एंट्री के कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल में ये होता है कि सबसे पहले डेट, डे और ईयर लिखना होता है। जैसा कि एन फ्रैंक ने लिखा है, मैंने आपको बताया था कि इनकी जो एंट्री स्टार्ट हुई है डायरी की वो 20 जून 1942 से स्टार्ट हुई है। और उसके बाद फिर हम लिखते हैं नीचे डियर डायरी, या फिर अगर डायरी का नाम कुछ है तो उस नाम को लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किट्टी रखा है, इसलिए इन्होंने लिखा है डियरेस्ट किट्टी। और उसके बाद ये अपनी क्लास की बातें कर रही है। अपने डायरी में जो फीलिंग्स है, जो इनर फीलिंग्स है, जो चीज़ें शेयर करना चाहती थी अपने एक ट्रू फ्रेंड से, जो कि ये कर नहीं पाती है क्योंकि इनके पास कोई ट्रू फ्रेंड्स था नहीं। और एज अ ट्रू फ्रेंड ये अपने डायरी के साथ वो सारी फीलिंग्स को शेयर कर रही है। तब हम इसके डायरी में आते हैं। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन हर बूट्स। क्वैकिंग का मतलब होता है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, डर से और नर्वस से बहुत ही ज़्यादा शेक करना, कांपना। तो ये कह रही है कि मेरा जो पूरा क्लास था वो बहुत ही ज़्यादा शेक कर रहा था, बहुत ज़्यादा कांप रहा था, सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। अब ये जो डर था, ये जो नर्वसनेस था इन सारे स्टूडेंट्स के बीच में, वो इसलिए था क्योंकि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग था, आने वाला मीटिंग था, जिसमें कि जो टीचर्स हैं वो ये डिसाइड करने वाले थे कि कौन से बच्चे, कौन से स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्म में जाएंगे जो अपनी क्लास में प्रमोट होंगे, पास होंगे, और कौन से बच्चे फेल होंगे जिन्हें कि उनके सेम क्लास में रखा जाएगा। तो उनका रिपोर्ट कार्ड आने वाला होगा, उनका रिजल्ट आने वाला होगा। और इस वजह से सारे बच्चे नॉर्मली जैसे कि सेक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं, वैसे ही इनका पूरा क्लास इस बात को लेकर डरा हुआ है कि कौन फेल होगा और कौन पास होगा। हाफ ऑफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स। आधे क्लास जो थे वो बेट लगा रहे थे, वो शर्त लगा रहे थे कि कौन पास होगा या कौन फेल होगा। GN and I laugh ourselves silly at two boys behind us, CN and Jux, who have staked their entire holiday saving in their bet. Staked का मतलब होता है risked। तो यहाँ पे कह रही है कि GN जो कि फ्रेंड है एन फ्रैंक की, तो एन फ्रैंक और GN बहुत ही ज़्यादा हंस रही है, पागलों की तरह हंस रही है, क्योंकि इनके पीछे दो लड़के बैठते हैं जिनका नाम है CN एंड जैक्स। तो ये दोनों अपनी हॉलीडे की जितने भी इन्होंने पैसे सेविंग्स करे थे वो सारी सेविंग्स को रिस्क पे लगा रखा है, बेट लगा के कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। और इस वजह से एन और GN जो है वो हंस हंस के पागल हुए जा रही है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स यू गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से रात तक ये जो दो लड़के हैं CN और जैक्स, ये यही कर रहे हैं, बैठी लगा रहे हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि तुम पास होने वाले हो। तो फिर ये कहता नहीं मैं नहीं पास होऊंगा, तुम पास होगे मैं नहीं पास होऊंगा। तो इस तरह से कर रहे हैं। इवन GS प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। प्लीडिंग रिक्वेस्ट, जो GS है, जो मैंने आपको बताया था कि जो GN है इनकी जो फ्रेंड है एन की, तो ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही है इन दोनों लड़कों से कि प्लीज़ चुप हो जाओ, लेकिन फिर भी ये लोग चुप नहीं हो रहे। और उसके बाद एन फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस गुस्से की वजह से भी ये लोग चुप नहीं होते हैं। ये इस चीज़ के लिए आर्गूमेंट कर ही रहे हैं कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, और ये आर्गूमेंट सुबह से लेके पूरी रात तक कर रहे हैं। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। अब यहाँ पे मी जो रेफर कर रहा है या एन फ्रैंक को रेफर कर रहा है, तो एन फ्रैंक कह रही है कि अगर आप मुझसे पूछो, मुझसे मेरी ओपिनियन लेना चाहो, तो मैं तो कहूँगी कि जो क्वार्टर ऑफ द क्लास है वो डमीज़ है। क्लास का जो 1/4 पार्ट है स्टूडेंट्स में, ये सारे के सारे डमीज़ है जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, वीक हैं, और इन सबको पीछे रखा जाएगा। मतलब ये जिस क्लास में है ये उसी क्लास में रहेंगे, इनको आगे की क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ऐसा ओपिनियन है एन फ्रैंक का। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। लेकिन फिर एन फ्रैंक कहती है कि जो टीचर्स होते हैं वो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं। इनके बारे में कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता है कि ये कब किसे पास कर दे और कब किसे फेल कर दे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट।
फिर आगे एन कहती है कि मैं मेरी जितने भी गर्लफ्रेंड्स हैं, जो भी इनकी एन की फीमेल फ्रेंड्स है, इन सब के लिए और खुद के लिए, एन खुद के लिए वरीड नहीं है क्योंकि ये लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट मैथ्स। और फिर कह रही है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ और वो है मैथ्स। हो सकता है कि एन का मैथ्स वीक हो और इसके लिए इसमें ये श्योर नहीं है कि इसमें पास होगी या नहीं होगी। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। फिर आगे कहते हैं कि कुछ भी है, हम लोग सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं रिज़ल्ट का। Until then we keep telling each other not to lose heart। और तब तक हम लोग एक दूसरे से ये कहते रहें कि अपने हार्ट को कमज़ोर मत करो, अपने दिल को छोटा मत करो, सब लोग पास हो जाओगे, कोई भी बुरा मत सोचो कि कोई फेल हो गए, सब लोग बस हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखो। फिर आगे कह रही है आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। तो यहाँ पे जो आई है ये एन फ्रैंक को ही रेफ़र कर रहा है। तो एन फ्रैंक के साथ इनकी जितने भी टीचर्स थे वो सबके साथ इनका बहुत ही अच्छा बनता था। एन फ्रैंक का ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी इन सबके साथ, इनके सारे टीचर्स के साथ। दे आर 9 of them, 7 men and 2 women। फिर आगे कहते हैं कि पूरे 9 टीचर्स होते थे इनके स्कूल में, जिसमें से कि 7 टीचर जो थे वो मेल टीचर थे और 2 टीचर जो थे वो फीमेल टीचर्स थे। मिसेस केसिंग द ओल्ड फॉगे हु टीचर्स मैथ्स। तो इनका जो मैथ्स का टीचर था जिसका नाम था मिस्टर केसिंग। ओल्ड फॉगे का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड पर्सन, जो पुराने ख्यालात के होते हैं, पुराने सोच के होते हैं, ऐसे को बोलते हैं ओल्ड फॉगे। तो एन फ्रैंक बताती है कि इनके जो मैथ्स के टीचर थे उनकी जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा पुराना था, वो बहुत ज़्यादा पुराने ख्यालात के थे, ओल्ड फैशन्ड टीचर थे। वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। जो कि मुझसे बहुत टाइम से एनॉयड रहते थे, नाराज़ रहते थे, और इसलिए रहते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। पहले तो इन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा वार्निंग्स दिए और उसके बाद इन्होंने इसको एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एन फ्रैंक को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात करती थी। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात करती थी और इनके जो मैथ्स के टीचर थे वो ओल्ड फैशन थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं था, इसके लिए वो उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते थे, बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते थे। और बार बार वार्निंग देने के बाद भी जब ये नहीं मानी तो इनको एक ऐसे दे दिया गया, और वो ऐसे इस चीज़ पे लिखना था कि चैटरबॉक्स इज़ अ टॉकटेटिव पर्सन। जो बहुत ज़्यादा बात करता है, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, बक बक करता रहता है, उसे बोलते हैं चैटरबॉक्स। तो फिर एन फ्रैंक कह रही है कि मैं इसके बारे में क्या लिख सकती हूँ, अपने जो बात करने का इनका है आदत, उस आदत के बारे में ये क्या लिख सकती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान है, ये कैसे लिख सकती है। फिर कहती है आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड। फिर मैंने ये डिसाइड करा कि मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूँगी, बाद में इसके बारे में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने नोटबुक में अपने इस टाइटल को, जो चैटरबॉक्स का टाइटल था, इसको जॉट डाउन कर लिया, मतलब कि उसे लिख दिया नीचे नोटबुक में, जॉट डाउन, रोट डाउन। टक्ड इट इन माई बैग, और फिर उसे मैंने अपने बैग में डाला। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और फिर चुप रहने की कोशिश करी। तो इससे ये पता चल रहा है कि एन फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा बातूनी है, ये बहुत बुरी आदत है इनकी बात करने की। इन्हें कितना भी मना कर लो, ये उस चीज़ को नहीं मानती, अपने बात करने की आदत से पीछे नहीं हटती। डैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे काउट माई आई। तो उस शाम, अब ये उसी इवनिंग की बात हो रही है जिस मॉर्निंग में मिस्टर केसिंग ने इन्हें होमवर्क दिया था चैटरबॉक्स पे ऐसे लिखने के लिए। तो उसी की इवनिंग में जब इन्होंने अपने सारे होमवर्क को ख़त्म कर लिया, तब इनकी नज़र पड़ी उस एस्से पे जो कि मिस्टर केसिंग ने इन्हें असाइन करा था। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अभी उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चैटरबॉक्स सब्जेक्ट के बारे में बहुत देर से सोचना शुरू कर दी थी, और सोचते सोचते ये अपने फाउंटेन पेन के टिप को चूइंग कर रही थी, उसे चबा रही थी। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Ramble on का मतलब होता है talk or write aimlessly for long, बहुत ही लंबे समय तक किसी भी चीज़ पे बिना किसी मतलब के बात करते रहना या उसके बारे में लिखते रहना। तो यहाँ पे एन फ्रैंक की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बारे में हमें पता चल रहा है कि वो कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो चाहती तो इस सब्जेक्ट पे, जो चैटरबॉक्स सब्जेक्ट है, इस पर कुछ भी रैम्बल कर सकती थी, कुछ भी एमलेसली लिख सकती थी, बहुत लंबा लिख सकती थी, या फिर बड़े बड़े बीच में बिग स्पेसेस छोड़ सकती थी। लेकिन इनका जो मेन मोटिव था, जो मेन ट्रिक था, इनका मेन रीज़न था इस एसे को लिखने का, वो ये था कि अपने आर्गूमेंट से अपने इस मैथ्स के टीचर को कन्विंस कर सके कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है बात करना, बात करने की नेसेसिटी क्या है, इस चीज़ को ये प्रूव कर सके, अपने बातों को जस्टिफाई कर सके। इसके लिए इन्होंने
इस तरह से कुछ भी लिखना सही नहीं समझा और इसलिए ये सोच सोच के बहुत ही अच्छी चीज़ें को लिखना चाह रही है। आई थॉट एंड सडनली हैड एन आइडिया। मैंने बहुत सोचा, बहुत देर तक सोचा और फिर अचानक से इनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया क्या था? आई रोट 3 पेजेस मिस्टर केसिंग्स हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने पूरे 3 पेजेस लिखे जिस पे कि मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन करा था, जिस सब्जेक्ट पे इन्होंने असाइन करा था चैटर बॉक्स पे, इस पे इन्होंने 3 पेजेस ऐसे लिख लिया और उसको लिखने के बाद ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई। बहुत ही अच्छे वर्ड्स लिखे, अच्छे अच्छे चीज़ें लिखी जिससे कि ये जस्टिफाई कर सके कि बात करने की नेसेसिटी क्या है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। तो इन्होंने उसमें लिखा था, उस एस्से में लिखा था, वो यहाँ पे बता रही है, वो ये लिखा था कि बात करना जो होता है वो स्टूडेंट की ट्रेट्स होती है। ट्रेट्स का मतलब होता है क्वालिटी। तो हर स्टूडेंट की एक क्वालिटी होती है कि वो किस तरह से बात करे। जितना ज़्यादा बात करेगा उसकी स्टूडेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। ऐसा ये अपने इस क्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए लिख रही है एस्से में। और फिर कह रही है कि मैं सिर्फ इतना कर सकती हूँ कि मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती हूँ। जितना ज़्यादा हो सके मैं उसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, अपने बात करने की हैबिट को। फिर नेक्स्ट है, but that would never be able to cure myself of habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. Inherited traits का मतलब होता है क्वालिटी, फिजिकल और मेंटल, that one gets from one's parents. ऐसी कोई भी क्वालिटी जो कि फिजिकली हो या फिर मेंटली हो, जो कि अपने पेरेंट्स से आपने इनहेरिट करा। आपके पेरेंट्स में भी वो क्वालिटी है और वो क्वालिटी अगर आपके अंदर भी आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो यहाँ पे फिर एन फ्रैंक कहती है कि मैं अपने बात करने की आदत को थोड़ा कम कर सकती हूँ, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन उसे पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकती। पूरी तरह से मैं खुद को ठीक नहीं कर सकती, इस आदत को ठीक नहीं कर सकती। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मेरी मदर है वो भी बहुत ज़्यादा बात करती थी। इनकी मदर भी बहुत ही ज़्यादा बात करती थी और ये कह रही कि इतना नहीं करती थी। फिर ये कह रहे कि इनकी मदर अगर इनसे ज़्यादा नहीं करती है, इनके जितना तो बात करती ही है। और ये जो ट्रेट है, ये जो क्वालिटी है वो इनकी मदर से ही आई है, जिससे कि ये कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं। और फिर आगे कहती है एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। और फिर कह रहे हैं कि आप अगर कोई इनहेरिट करे हो, कोई ट्रेट को इनहेरिट करे जो कि आपके पेरेंट्स आई है, तो उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट। अब जो भी इन्होंने अपने एस्से में लिखा था, ऊपर में जितने भी चीज़ें इन्होंने बताए, ये सब कुछ को पढ़ के मिस्टर केसिंग ने बहुत ज़्यादा हंसा। इनकी बातों को पढ़ के, इनकी नेसेसिटी को पढ़ के जो इन्होंने एस्से में लिखा था। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी सेकेंड एस्से। और उसके बाद जब इन्होंने नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करा, इनके टीचर ने, मैथ्स के टीचर ने जब नेक्स्ट लेसन को स्टार्ट करा है, तो उसके बाद क्योंकि इन्होंने पहले ही लिख दिया था अपने एस्से में ही कि ये अपने बात करने के आदत को पूरी तरह से नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि वो एक इनकी इनहेरिटेड ट्रेट है और जो कि इन्हें इनकी मदर से मिला है, तो इस चीज़ को पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से इन्होंने जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करा इनके टीचर ने, तो फिर से ये बात करना स्टार्ट कर दी। और जब ये फिर से बात करना स्टार्ट कर दी है, तो इनके जो मैथ्स के टीचर हैं वो वापस से इन्हें सेकंड एस्से लिखने को दे देते हैं। और इस बार जो सब्जेक्ट है वो ये है, दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, अ बैड क्वालिटी। एक ऐसी क्वालिटी जो कि ठीक नहीं किया जा सकता है, एक ऐसी आदत जो कि ठीक नहीं किया जा सकता और वो आदत बुरी ही होगी, तो ऐसी आदत को बोलते हैं इनकॉरिजिबल। तो यहाँ पे सेकेंड टाइम मिस्टर केसी ने इसे एस्से दिया है और वो ऐसा दिया है कि एक ऐसी चैटर बॉक्स पे लिख के एस्से लाओ जो कि कभी सुधर नहीं सकती है, इसकी आदत कभी सुधर नहीं सकती है। इसके लिए इन्होंने सेकेंड असाइनमेंट इसे असाइन कर दिया। जब नेक्स्ट क्लास में फिर से एन फ्रैंक बात करने लगी, आई हैंडेड इट इन and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons। और मैंने उस सेकेंड एस्से को भी कंप्लीट करा। इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स जो था इस पर भी मैंने एस्से लिखा और मिस्टर किसिंग को दे दिया। और ये पढ़ने के बाद मिस्टर किसिंग ने मेरे को कोई भी कंप्लेन नहीं करा। मिस्टर किसिंग की तरफ से कोई भी कंप्लेन नहीं आया पूरे 2 लेसन्स तक। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली इनफ। अब उसका जब थर्ड लेसन आया
तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, बहुत इनफ हो गया, क्योंकि थर्ड लेसन में भी एन फ्रैंक फिर से बात करना स्टार्ट कर दी है और ये चीज़ इन्हें देखा नहीं गया। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इनके मैथ्स के टीचर को, और उसके बाद एन फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एन फ्रैंक को एज अ पनिशमेंट दिया गया क्योंकि ये क्लास में बहुत ज़्यादा बात करते थे, तो उसके लिए इन्हें पनिशमेंट दिया गया थर्ड टाइम। और फिर से थर्ड टाइम भी इन्हें एक एस्से असाइन करा गया और इस बार टाइटल था क्वैक 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 सेड मिसेज चैटरबॉक्स। तो एस्से का टाइटल थर्ड टाइम में ये रहा, द क्लास रोड। अब जब थर्ड टाइम इससे एन को मिला है लिखने के लिए तो पूरा क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। आई हैड टू लाफ टू, और मैं भी उसके साथ हंसने लग गई पूरे क्लास के साथ। तो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। इंजेन्यूनिटी, ओरिजिनलिटी, इन्वेंटिवनेस। तो यहाँ पे ऐसा है क्योंकि इन्होंने 2 बार चैटरबॉक्स पे इससे लिख चुकी थी और जितना भी था इनके मन में, जितना भी इनके दिमाग में था, वो सारे कुछ इन्होंने लिख लिया था और ये 2 बार लिख के पूरी तरह से थक गई थी। अब इनके पास कोई भी ओरिजिनल चीज़ नहीं था लिखने के लिए इस टॉपिक पे, इस चैटरबॉक्स के टॉपिक पे, क्योंकि जितना भी लिखना था इन्होंने 2 बार में लिख दिया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, और इस बार ऐसा करना था कुछ कि कुछ अलग लिखना है, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल लिखना है जिससे कि ये अपने इस चैटरबॉक्स वाली हैबिट को जस्टिफाई कर सके। माई फ्रेंड सैन, तो यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है जो कि इनके फ्रेंड है और सैन है उसका नाम, हु इज़ गुड एट पोइट्री। तो इनका जो फ्रेंड है जिसका नाम सैन है, ये कि पोइट्री में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स इन राइम, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। तो इसकी फ्रेंड सैन ने ऑफ़र करा, इससे बताया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इस एसे को लिखने में जो कि वर्स में होगा, मतलब राइम में होगा, और शुरू से लेके एंड तक ये हेल्प करेगी। और इस बात को सुन के एन बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और वो खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, रेडिकुलस रबिश। तो यहाँ पे कह रही है कि मिस्टर केसिंग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मजाक बनाए इस बकवास से सब्जेक्ट पे इससे देखे, इस चैटरबॉक्स के सब्जेक्ट पे से देखे, बार बार मेरा मजाक बनाए पूरे क्लास के सामने। बट आई हैड मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन हिम। लेकिन यहाँ पे जो एन फ्रैंक है वो चाहती है कि वो अपने इस एस्से को लिख के खुद के बात करने के हैबिट को जस्टिफाई करे और उनका ही मजाक बना दे। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने मेरे पोएम को, जो एस्से था इनका चैटरबॉक्स पे, उसको ख़त्म करा एज अ पोएम के तौर पे, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लिखा गया। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। और वो जो पोएम था, वो जो एस्से था, उसमें मदर डक और फादर स्वान के बारे में लिखा था, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके कि 3 बेबी डकलिंग्स थे, 3 बच्चे थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, जिसे उनके फादर के द्वारा काट के मार दिया गया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बात करते थे, बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक द राइट वे, और लकीली इस बार जो मिस्टर केसिंग है इस जोक को सही तरीके से समझे, सही तरीके से लिए। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उस पोएम को इन्होंने पूरे क्लास के सामने पढ़ा, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने कुछ कमेंट्स भी डाले इसमें, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और मिस्टर केसिंग को ये पोएम इतना ज़्यादा अच्छा लगा कि ये और भी दूसरे क्लास में भी इस पोएम को जाकर सुनाए, उसको बताएं। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उसके बाद से ही मुझे अलाउ कर दिया गया क्लास में बात करने के लिए, और फिर कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क भी मुझे नहीं दिया गया इस क्वैक क्वैक वाले पोएम को लिखने के बाद। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके विपरीत, इसका उल्टा क्या हुआ, मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स these days। तो इन्होंने, एन फ्रैंक ने मिस्टर केसिंग को ही बदल दिया अपने इस आदत को जस्टिफाई करने के लिए। जब इन्होंने पोएम लिखा सैन की हेल्प से, तो उसके बाद मिस्टर केसिंग खुद ही आजकल जोक करते हैं, क्लास में हंसते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इनका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे ये जो था क्वैक क्वैक, और ये जो फादर और स्वान की स्टोरी है, ये इसलिए जस्टिफाई कर रही है इस चीज़ से, ऐसा बोल के कि जैसा कि स्वान है और उसके जो डकलिंग है, वो उनकी आदत है क्वैक क्वैक करना, उनकी ये हैबिट है, उनकी यही क्वालिटी है कि वो बात करेंगे, वो बकबक बकबक करते रहेंगे। तो इसके लिए अगर हम बच्चों को मना करें कि आप बात मत करो और इसके लिए उसे पनिश करें, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो तो बच्चे हैं तो वो करेंगे ही इस चीज़ को। इस स्टोरी से ये पता चल रहा है कि क्योंकि ये बेबी डकलिंग्स जो है, ये बेबी है और इसकी ये क्वालिटी ही है कि ये क्वैक क्वैक करेगी, इसके वजह से इनके फादर को उसके काट काट के मार देना ये सही नहीं था, जैसा कि
मिस्टर केसिंग कर रहे थे, वे बार बार इसे असाइनमेंट दे रहे थे एन फ्रैंक को उसकी क्वालिटी को ख़त्म करने के लिए, जबकि वो बच्ची है, अगर बच्ची बात नहीं करेंगी तो कौन करेंगे। तो इस तरह से एन फ्रैंक ने अपने बात करने की क्वालिटी को मिस्टर केसिंग के सामने जस्टिफाई करा और फिर मिस्टर केसिंग को ही बदल दिया, उनकी आदतों को ही बदल दिया। और यहाँ पे आपका डायरी ख़त्म होता है। योर्स एन, अपना एन नाम लिख रही है, डायरी एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्टेशन। और मैंने आपको बताया था कि ये डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। अगर आपको इस डायरी को पूरा पढ़ना है तो आप इस नाम की डायरी को बाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको इनकी पूरी लाइफ की स्टोरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है। कुछ ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक दे रखा है जिसके क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, आंसर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में शेयर कर दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वाई वॉज मिस्टर केसिंग अनॉयड विद एनी। केसिंग जो है वो एन से क्यों गुस्सा हुए थे। व्हाट डिड ही आस्क टू डू, और उसके बाद उन्होंने एन को क्या करने के लिए दे दिया। नंबर 2 है, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एस्से। एन ने किस तरह से अपने चैटर बॉक्स के क्वालिटी को अपने एस्से में जस्टिफाई करा। नंबर 3 है, डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आपको लगता है कि मिस्टर केसिंग जो था वो एक स्ट्रिक्ट टीचर था। नंबर 4, व्हाट मेड मिस्टर केसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। एन ने ऐसा क्या करा कि मिस्टर केसिंग ने एन को क्लास में बात करने की परमिशन दे दी। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और अगर क्वेरीज़ हो या कोई कमेंट्स करने हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।